नमस्कार। प्राचीन इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है गुप्त काल। तो आज हम गुप्त काल पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो हम आज 275 ईसा से 550 275 ईसा से हम 550 ईसवी तक की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम हड़प्पा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय का मुख्य बिंदु है गुप्त काल। तो आइए गुप्त काल के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और जानते हैं आपकी परीक्षा में कहां से यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो गुप्त एम्पायर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इसका 275 से 550 ईस्वी तक है कालक्रम। 275 से, ये ईस्वी है, ईसा पूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 550 ईस्वी ये कालक्रम हो गया गुप्त काल का। तो गुप्त एम्पायर एक प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण एम्पायर है और इसने लगभग पूरे कॉन्टिनेंट पे, मतलब पूरे उपमहाद्वीप पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। अगर हम ये भारत का मैप देखें तो आप पाएंगे ये गुप्त एम्पायर, तो ये आप लगभग पूरा भाग लगभग गुप्त एम्पायर का पाएंगे। इसने सब कुछ शासन कर लिया था। ये पूरे भारत पे शासन हुआ करता था, सब कुछ जीत लिया था समुद्रगुप्त ने। अगर ये पीक टाइम की बात करें तो समुद्रगुप्त का टाइम होता है, पीक टाइम है। आइए तो बात करते हैं। और अगर टाइम पीरियड के हिसाब से बात करें तो देखिए ऐसा हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो सका कि मतलब बीच में मौर्य थे, इन्होंने लगभग पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। ये रफ मैप है इंडिया का, तो क्योंकि जो पॉसिबल है यहाँ पे वो बनाया जा रहा है, तो पूरे भारत पे शासन कर लिया था। अच्छा, ऐसा हुआ क्योंकि गुप्त एम्पायर इसी टाइम पे आया। देखो, हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत देश को जीत लिया था और पूरे भारत देश पर इनका शासन हुआ करता था। इसके बाद उत्तर मौर्य काल में ऐसा कोई राजा नहीं आया जो लगभग पूरे भारत पर शासन कर सकता था, ऐसा कोई राजा नहीं आया। तो इसके बाद में एक लूप की स्थिति बन गई थी, वैक्यूम की स्थिति बन गई थी। तो इसके और आप जानते हैं उत्तर मौर्य काल में कुषाण, शक, यही मुख्य राजा हुआ करते थे, सातवाहन, जिन्होंने भारत की सत्ता को संभाला हुआ था। लेकिन तीसरी सदी में जो आपका सातवाहन राज था, इसके मध्य में, तीसरी सदी के मध्य में ये सातवाहन राज भी खत्म हो गया, अंत हो गया इसका तृतीय सदी में। इसके बाद कुषाण और शक ये भी लगभग समाप्त हो गए चौथी सदी ईसा में, चौथी सदी तक ही जारी रहे, लेकिन फिर इसके बाद भी ये भी कमजोर पड़ गए। अब वैक्यूम की स्थिति हुई। ऐसे में वैक्यूम की स्थिति भरता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को ऐसा माना जाता है ये बड़े वर्ग से संबंधित थे और ये कुषाणों के सामंत रहे थे। कुषाण जो राजा थे, जिसमें कनिष्क का नाम सुनते हैं आप, कनिष्क कुषाण शासक था, तो कुषाण के सामंत हुआ करते थे। आखिरकार इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसके बाद एक साम्राज्य का स्थापना की। और इनमें पहला जो शासक था, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जी ने इसकी स्थापना की थी और महाराज की उपाधि धारण की। तो आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं आखिर वो स्रोत कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। इसको स्वर्णकाल भी माना जाता है, याद रखिएगा, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो क्यों स्वर्णकाल माना जाता है, अभी इस पे आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा इसको स्वर्णकाल। तो वो साक्ष्य कौन कौन से, वो स्रोत कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो पहली बात, एक सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ चीनी यात्री इस काल में भारत देश आए हुए थे। इसमें एक चीनी यात्री ऐसा ही है, फाहियान, ह्वेनसांग। और फाहियान का आपने नाम सुना होगा। ह्वेनसांग हर्ष के समय पे आया था, जो उत्तर गुप्त काल है, और फाहियान आया था गुप्त काल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में आया था, इसलिए महत्वपूर्ण है फाहियान। इसने एक ग्रंथ की रचना की। इसके ग्रंथ का नाम था फूकोफी, इसके ग्रंथ का नाम हुआ करता था फाहियान के। ये चीनी यात्री था।
चीनी यात्री था। तो सबसे बड़ी बात तो है चीनी यात्री ने जो वृत्तांत दिए हैं इसके आधार पर देखा जाए तो हमें गुप्त काल के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरे स्रोतों की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति आप जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में एक काव्य है जिसमें उसकी प्रशंसा की गई है। प्रयाग प्रशस्ति। तीसरा हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ ये स्कंदगुप्त का ही है, जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा कुछ मंदिर वगैरह हमें उस टाइम के मिलते हैं। मंदिर में मिलता है हमें जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये शुरुआती मंदिर है जो गुप्त काल में बनाए गए थे। इसके अलावा हमें साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे बादशाहन द्वारा कामसूत्र लिखा गया, इसमें भी उल्लेख है, कामसूत्र में भी उल्लेख मिलता है गुप्त काल का। कालिदास आप जानते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में शामिल हुआ करते थे। उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं इसमें भी गुप्त काल का विवरण हमें मिलता है। हमें विशाख दत्त एक विशाख दत्त नाटककार हैं, विशाख दत्त, इन्होंने एक नाटक लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें बताया है कि कैसे एक जो शक शासक था इसने इस चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त, वो शासक हुआ करता था। रामगुप्त को हराकर उसने कहा कि अपनी पत्नी हमको दे दो, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका विरोध किया और आखिरकार उस शक शासक को मार डाला और रामगुप्त को भी मार डाला और आखिर में अपनी भाभी जो थी उनके साथ विवाह कर लिया। तो इसमें ऐसी एक कथा मिलती है विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में। आपने विशाख दत्त का नाम पहले भी सुना हुआ है जब हमने बात की थी मौर्य काल में कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ भी इन्हीं का है, याद रखिएगा। तो हमारे कुछ स्रोत थे इतिहास को पढ़ने के, तो आपके लिए काफी है। बाकी इसके अलावा जो गुप्त काल की मुद्रा है ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, और बहुत बड़े स्तर पर मुद्रा प्राप्त हुई है। राजस्थान से खास तौर पर गुप्तकालीन मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये बहुत बड़ा स्रोत है गुप्त काल को जानने का, इसके बारे में अध्ययन करने का। कुछ चित्रकला भी इस काल में विकसित हुई। तो हमने कुछ टाइम पहले गोल्डन एज के बारे में बात की थी, वो इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे इस काल में चहुमुखी विकास हुआ। मतलब आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से लेके आ जाएंगे गुप्त काल के पहले तक, तो आपको कुछ एरिया में विकास मिलेगा लेकिन हर जगह विकास नहीं मिलेगा। यहाँ पे चहुमुखी विकास हुआ, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जगह हो, हर जगह विकास हुआ है। तो चित्रकला के क्षेत्र में विकास हुआ। अजंता बाघ की गुफाओं के चित्र भी कुछ गुप्तकालीन प्राप्त हुए हैं, तो अभी हम इन पर बात करेंगे आगे चल के। तो ये आपके कुछ स्रोत थे इतिहास को जानने के गुप्तकालीन। आइए तो बात कर लेते हैं किस तरीके से गुप्तकाल में राइज हुआ एम्पायर इनका और किसने फाउंड किया। तो ये श्रीगुप्त ने फाउंड किया है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। श्रीगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि भी धारण की आखिरकार गुप्त काल को, गुप्त साम्राज्य को स्थापित करने के बाद। ठीक है, तो महाराज सामंतों की उपाधि होती थी उस शासन में, उस काल में। तो इससे पता चलता था ये पहले सामंत थे, ऐसा कुछ इसके बारे में पता चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाद में इनके घटोत्कच गुप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, बहुत सारे राजा हुए, स्कंदगुप्त हुए। तो इन्होंने राज्य का एक्सपेंशन किया। आइए एक एक राजा के बारे में जानते हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है गुप्त साम्राज्य को स्थापित करने में। तो ऐसे ही एक शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, काफी महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त प्रथम। ये 350 ईसा तक रहे, 350 तक रहे। इनका आपने यहाँ पे 319 देखा, तो आपको याद हो गुप्त संवत की शुरुआत हुई है 319 ईस्वी से, अर्थात गुप्त संवत की शुरुआत इन्हीं ने की थी 319 ईस्वी से, याद रखिएगा। इसके अलावा आगे बात करें हम, तो हम देखते हैं इन्होंने काफी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे ये। इसके बाद समुद्रगुप्त की हम बात करते हैं। समुद्रगुप्त एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है। इनका साम्राज्य हुआ था 355
350 से 375 ईस्वी 25 साल रहे ये। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, लगभग पूरे 12 शासकों को जीत लिया था, आर्यावर्त के और दक्षिणावर्त के। 12 आर्यावर्त में शासक हुआ करते थे महत्वपूर्ण, और 12 दक्षिणावर्त में शासक थे। दोनों को जीत लिया था इन्होंने, दोनों को जीत लिया था, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। आर्यावर्त का क्या मतलब हुआ, उदाहरण के तौर पे ये भारत है और तात्कालिक, तो इन्होंने आर्यावर्त के ये 12 राज्य जो उत्तर में है, नॉर्थ में और दक्षिण में है, सबको जीत लिया था। और अपना जो अभियान लिया था इन्होंने इस तरीके से लिया था। बाद में जब अलाउद्दीन की हम बात करेंगे तब भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान किया। सारे राजाओं ने इस तरफ से एंट्री की थी लगभग साउथ में जाने के लिए, लेकिन समुद्रगुप्त ने ये वाला मार्ग पकड़ा था, मतलब उत्तर भारत में जीतते हुए यहाँ से बंगाल उड़ीसा से होते हुए उन्होंने एंट्री ली थी दक्षिण भारत के लिए। तो इसमें हम उस समय भी डिस्कस करेंगे इसको, तो याद रखिएगा। बाकी उस समय जो राज्य हुआ करते थे, आठवें राज्य और भी जो महत्वपूर्ण राज्य थे, सभी को ये समुद्रगुप्त ने अपना दास बना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। चंद्रगुप्त प्रथम की हम बात कर चुके हैं। समुद्रगुप्त का हमने देखा कैसे उसने पूरे भारतवर्ष को अपना पूरा भारतवर्ष जीत लिया। अगर आर्यावर्त के उसने 2 विजय अभियान लिए, 2 विजय अभियान किए, उसने पूरा आर्यावर्त जीत लिया। और दक्षिणावर्त इसी तरीके से, दक्षिणावर्त के उसने 2 अभियान किए, 2 अभियान और पूरा दक्षिणावर्त जीत लिया, 2 अभियान किए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इस तरीके से। 8वें राज्यों को भी उसने जीत लिया। आपके लिए राज्यों का क्रम जानना जरूरी नहीं है कि कौन कौन से वो राज्य थे। इसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया और पराक्रमांक, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। हालांकि इसके पहले उसने पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। उस समय जो उपाधियां थी बहुत ही आम थी और गुप्त शासकों के द्वारा खास तौर पर उपाधियां ली गई हैं। अगर समुद्रगुप्त की मुद्राओं की बात करें तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा इसने चलाई, धनुर्धारी, परशु प्रकार की मुद्रा इसने चलाई। तो ये सारी मुद्राएं थी जो समुद्रगुप्त के द्वारा उस समय चलाई गई। इस एक आप मुद्रा के बारे में जानते होंगे, बीड़ा वादन, बीड़ा वादन प्रकार। ये बीड़ा वादन भी इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि ये मुद्रा प्राप्त हुई और इसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये मुद्रा काफी फेमस है। इससे माना गया कि समुद्रगुप्त संगीत भी जानता था, ऐसा हमें पता चला है। चलिए आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय पर बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है अभी बात करेंगे। पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता कहां से चलता है। एक सबसे जो अच्छा स्रोत है ये मेहरौली में आपको मिलेगा। मेहरौली में, दिल्ली में है मेहरौली, जहां कुतुब मीनार है। यहाँ पे एक पिलर है जो मेहरौली का जो कैंपस है इसके बीच में है। यहाँ पे इसमें एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसमें चंद्र नामक राजा का जिक्र होता है, उल्लेख होता है। इसको विक्रमादित्य से माना गया, चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है विक्रमादित्य। ये पिलर गुप्तकाल के आसपास का ही है और एलॉय का है, मिश्र धातु का है, इसलिए इसमें अब तक जंग भी नहीं लगी है। मिश्र धातु का, अभी भी ये पिलर वहीं पर है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इस तरीके की, याद रखिएगा। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं सारी बातें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कालक्रम क्या है? 375 से 415 ईस्वी तक ये रहे हैं और ये फेमस गुप्त किंग तो थे ही। इसके अलावा इन्होंने जो समुद्रगुप्त का जो अभियान था इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। साथ में इन्होंने मैत्रिता की नीति निभाई, मैत्रिता और मित्रता की नीति निभाई इन्होंने। और अपनी जो अपनी बेटी थी इसका विवाह किया उन्होंने। इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश, वाकाटक उस समय बहुत बड़ा ये वंश हुआ करता था, वाकाटक वंश राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। इसके पहले आपसे हमने बात की थी कि समुद्रगुप्त ने कैसे वाकाटक वंश के राजाओं को गुलाम बना लिया था, तो रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। आखिरकार रुद्रसेन द्वितीय का स्वर्गवास हो जाता है कुछ समय के बाद और आखिरकार चंद्रगुप्त द्वितीय के अप्रत्यक्ष कंट्रोल में ही आ जाता है पूरा वाकाटक वंश। ये इनका वंश हुआ करता है महाराष्ट्र के आसपास, काफी महत्वपूर्ण वंश है। और हमने पहले ही बात की है
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि देवी चंद्रगुप्तम से इसके बारे में पता चलता है, नाटक से पता चलता है कि कैसे समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा और शक शासक से हार गया, पराजित हो गया, और पत्नी ध्रुव देवी को शकों ने देने के लिए कहा, लेकिन चंद्रगुप्त इसके लिए राजी नहीं हुआ। आखिरकार उसने रामगुप्त का भी वध कर दिया और शकों का भी वध कर दिया और अपनी भाभी जो ध्रुव देवी थी इनके साथ विवाह कर लिया। इस तरीके से चंद्रगुप्त का राज्य आगे बढ़ा। आइए चंद्रगुप्त के बारे में और कुछ जानते हैं। तो आइए चंद्रगुप्त की सभा से संबंधित कुछ नवरत्नों को जानते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो नवरत्न थे ये थे कालिदास। कालिदास आप जानते हैं एक महाकवि थे, बहुत बड़े महाकाव्य के रचयिता थे कालिदास जी। इनके बारे में बहुत सारे काव्य इन्होंने खुद लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी लिखे गए हैं, जिसमें से आप जानते हैं मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र सिंह के बेटे का उल्लेख किया गया है इस ग्रंथ में। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और भी बहुत तमाम तरह के ग्रंथ हैं जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। इन पर एक दूसरे पहले ये हो गए नवरत्नों की बात करनी है हमें, अच्छे सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें दूसरे थे धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी ये धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे ये चिकित्सक हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे? तीसरे नंबर पे आ जाएंगे बराहमिहिर। ये बराहमिहिर कौन थे? ये खगोलविद थे। बराहमिहिर खगोलविद थे, खगोल जानते थे ये। चौथे हैं इसमें अमर सिंह। तो अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह थे कोशकार। कोशकार का मतलब क्या हुआ? कोशकार का मतलब क्या, कौन हुआ? लेक्सिकोग्राफर, जो कोश बनाते थे। पांच में हो जाएंगे शंकु कौन थे? वास्तुकार थे। आर्किटेक्ट इनको बोला जा सकता है इंग्लिश में। वास्तुकार थे शंकु। और छठ में कौन थे इसमें? छठ में थे इसमें शपणक। ये शपणक कौन थे? ये शपणक थे रत्न फलित ज्योतिषी, जो रत्नों से संबंधित ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषी, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ में विद्वान बर्रुचि थे। ये कौन थे? बर्रुचि क्या करते थे? ये व्याकरण विज्ञान थे, व्याकरणज्ञ, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। और 8 में थे बेताल भट्ट। 8 में कौन थे? 8 में थे बेताल भट्ट। रुकिएगा, 8 में थे इसमें बेताल भट्ट। बेताल भट्ट किस चीज से संबंधित थे? यह भी महत्वपूर्ण है। ये बेताल भट्ट जादूगर हुआ करते थे, जादूगर। और 9 में हुआ करते थे जो सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 में हुआ करते थे घटकरपर। ये घटकरपर कौन हुआ करते थे? ये महान कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। ये आपके नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में। जो हम नवरत्नों के बारे में जानते हैं बहुत ही फेमस है। इसके बाद में आप देखेंगे नवरत्न आपको मुगल काल में मिलेंगे अकबर की सभा में, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और अन्य राजाओं की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त के अलावा कुछ और अन्य राजा हैं इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं, ये हो जाएंगे कुमारगुप्त प्रथम क्यों महत्वपूर्ण है? इनको महेंद्रादित्य भी बोलते हैं। इन्होंने उपाधि ली थी क्योंकि इन्होंने एक विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त। ये क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि इन्होंने भीतरी स्तंभ लेख में इनका उल्लेख मिलता है। स्तंभ लेख जूनागढ़ में इनका संबंधित है ये। और इसके अलावा इन्होंने हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। जो हूण थे ये एक जनजाति हुआ करती थी, कहाँ की? फारस से, मतलब इनकी खेतान तक राजधानी हुआ करती थी
और अफगानिस्तान तक ये मतलब बिल्कुल अफगानिस्तान तक आ चुके थे ये बामियान तक। तो ये द्वितीय जो हूड़ आक्रमण हुआ यही भारत में सफल हो पाया थोड़ा मोड़ा। प्रथम हूड़ आक्रमण तो पूरी तरह निष्फल हो गया, क्योंकि भीतरी जो ये थे स्कंदगुप्त जी, तो इन्होंने इसको असफल कर दिया। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक जूनागढ़ जो अभिलेख मिलता है इसके बारे में एक चीज जान लीजिए, इसमें ना सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन है। सुदर्शन झील, आपने इस झील का नाम पहले कभी सुना होगा जहां तक। तो ये सुदर्शन झील ना मौर्य काल में एक्चुअली बनी हुई थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के समय पे, मौर्य काल में पुष्यमित्र बैस नाम के एक मंत्री हुआ करते, इन्होंने बनाई थी। फिर आगे चल के अशोक के समय तोसाप ने इसको जीर्णोद्धार करवाया। फिर से इसका जीर्णोद्धार सुविशाख ने किया। सुविशाख कौन था? ये रुद्रदामन के समय था। रुद्रदामन एक शक शासक था, ठीक है। और फिर आगे चल के ये सुदर्शन झील आपकी चर्चा में लगातार बनी रहती है, ठीक है। याद रखिएगा, सुदर्शन झील संबंधित 3 एम्पायर मिलेंगे। अब मौर्य काल में, अशोक के समय में और रुद्रदामन के समय में 3 बार इसका जिक्र मिलता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। पुनरुद्धार का कार्य, ताकि पानी की कमी ना हो। तो ये आपका सारा हुड़ा, आपके एक और राजा हो गए स्कंदगुप्त। चलिए आइए और बात करते हैं। अगर गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें तो हम पाएंगे गुप्तकालीन प्रशासन भी एक बहुत ही शानदार इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। अगर हम इनके प्रशासन में देखें तो एक तो केंद्र हुआ करता था जो सभी राज्यों में था। इसमें राजा का शासन हुआ करता, राजा ही मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, राजा ही सर्वसर्वा हुआ करता था, और ये राजा ही वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत, तो राजा सर्वसर्वा हुआ करता था। यही फिर क्या किया करता था, अपना प्रशासन संभाला करता था, और इसके लिए उसने एक मंत्री परिषद रखी हुई थी और अधिकारीगण रखे हुए थे, ठीक है। मंत्री परिषद, अधिकारीगण रखे हुए थे। जैसे इसमें कुछ अगर गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें तो महाबलाधिकृत ये क्या कार्य किया करता था? ये कार्य किया करता था, सेनापति का कार्य किया करता था, सेनापति, ठीक है। महाबलाधिकृत। महादंड नायक कौन हुआ करता था? तो महादंड नायक न्यायाधीश हुआ करता था, न्यायाधीश। और फिर इसके बाद में संधि विग्रहक हो जाएगा, संधि विग्रहक, और ये हो जाएगा युद्ध और शांति का मंत्री। ये हरिसेन हुआ करता था। जब प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी तो हरिसेन इनका यही संधि विग्रहक हुआ करता था, युद्ध एवं शांति का मंत्री। तो इसी ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का जिक्र किया हुआ है, मंत्री। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पद थे जो आपको गुप्तकाल संबंधित होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसी में एक है महाक्ष पट्टिलक। ये है संग्रह करने वाला, लेखा विभाग जो होता है इससे संबंधित अधिकारी होता है, ठीक है। ये आप इसका गुप्तकाल का ये प्रशासन का एक मूल ढांचा है। इसके अलावा और गुप्तकाल का प्रशासन बटा हुआ था, जैसे राष्ट्र हुआ करता था, जैसे पूरा साम्राज्य हुआ करता था, इसको भी बांटने का एक तरीका था। ये राष्ट्र में बटा हुआ करता था। राष्ट्र को भूरिक कहा जाता था। तो जो साम्राज्य हुआ करता था इसको राष्ट्र में या भुक्तियों में बांटा गया था, भुक्तियों में। और भुक्तियों को प्रांतों में, पुनः प्रांत भी इसको बोल सकते हैं, प्रांतों में बांटा जाता था। प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था, और जिलों को फिर से और भी इकाई होती थी, और सबसे इसमें छोटी इकाई हुआ करती थी ग्राम। गुप्तकालीन ग्राम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राम में एक ग्राम सभा भी हुआ करती थी जिसके आधार पर इसका शासन चलाया करता था। इसके मुख्य व्यक्ति को ग्रामिकी कहा जाता था, ग्रामिकी या ग्रामपति कहा जाता था इसको। ये एक शब्द महत्वपूर्ण है, ग्रामपति, और या फिर इसको महत्तर भी कहा जाता था, महत्तर, ठीक है। ये आप सब याद रखिएगा, ये सारे शब्द आपको आगे चल के काम देंगे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ये हम कब पढ़ते हैं, हमारे लिए कब काम आता है ये सबसे छोटी इकाई ग्राम? जब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 1992 का पंचायती राज संबंधी प्रावधान पढ़ते हैं, तब अनुच्छेद 243 में, तब हमारे लिए ये इतिहास के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये पंचायत प्रणाली है, जो ग्राम सभा है, ग्राम है, इसका इतिहास कब से शुरू होता है। वैसे भी आप जानते हैं भारत गाँव का देश है, तो ऐसे में ये सब चीजें वहां पे आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और इनकी अगर न्याय व्यवस्था की हम बात करें
तो न्याय व्यवस्था तो राजा हुआ करता था, सब सर्वोच्च न्यायाधीश वही न्याय संभालता था। लेकिन इसके लिए भी कुछ, इसके अलावा भी कुछ हुआ करते थे। महादंड नायक हुआ करता था, महादंड नायक हुआ करता था, इसके में सर्वदंड नायक हुआ करता था। तो इनके तरह तरह के अलग अलग काम हुआ करते थे। तो ये भी कुछ आपके लिए चीजें हैं जो समझ में आपको थोड़ा सा आनी चाहिए, थोड़ा सा याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेक्सिकटिकम में इसके बारे में उल्लेख भी मिलता है। तो आइए कुछ करों के बारे में बात कर लेते हैं। इस गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से कर चला करते थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो करों की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कर भाग हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था, जो उपज होती थी भूमि से, इसका 1/6 भाग हुआ करता था उपज का। भोग हुआ करता था इसमें राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर। जैसे राजा को कुछ चाहिए है तो वो कर अगर दिया जाए तो उसको भोग बोलते थे। ऐसे ही एक कर था इसमें उद्रंग नाम का कर। ये उद्रंग नाम का कर क्या था, ये क्या था भाई, ये था स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। जो स्थायी रूप से कृषि करते हैं उनके द्वारा भूमि कर, क्योंकि आप जानते हैं उस समय भी काफी हद तक पड़ती भूमि पड़ी हुई थी। ऐसे में राजा क्या करते थे, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कर्ज में छूट दे दिया करते थे। लेकिन जो रेगुलर किसान हुआ करते थे, स्थायी कृषक हुआ करते थे, उनसे तो लगातार कर लिया जाएगा। तो ऐसा कर उद्रंग ही एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ऊपरी कर भी था, उद्रंग था, इसी का उल्टा ऊपरी कर। ये ऊपरी कर क्या था, अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। और शुल्क सीमा बिक्री वस्तुओं में ये कर लगता ही था। ठीक है, और बाकी इसके अलावा एक नगद कर भी हुआ करता था, जिसको कहा जाता था क्या, हिरण्य कहा जाता था, हिरण्य। तो ये एक नगद कर भी था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी बातें काम आएंगी आपको। वैसे तो हिरण्य मौर्य काल में भी शब्द चलता है, लेकिन ये गुप्त काल में भी हिरण्य नाम का कर लिया जाता था, नगद रूप में ये चलता था। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम इस काल में प्रशासन के बाद समाज की बात करें तो समाज, इसमें जो विभाजन था समाज का वर्ण के आधार पर, जो वर्ण आखिरकार जाति बन चुकी थी, ये और भी ज्यादा दुश्वार हो गया, मतलब और भी ज्यादा क्लिष्ट हो गया। आप में इस काल में मनु भी आए। मनु तो आपको उत्तर मौर्य काल में ही दिख जाएंगे, लेकिन मनु की जो मनु स्मृति थी, इसके आधार पर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो गए। तो जाति विभाजन और क्लिष्ट हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो था विभाजन, ये विभाजन रहा। शूद्र की स्थिति और ज्यादा कमतर हो गई, और ज्यादा कष्ट सहने पड़ गए। और जो महिलाएं थीं, इनकी स्थिति भी और ज्यादा कठोर हो गई, महिलाओं की स्थिति भी नीची हो गई। इसके अलावा और जो उस समय का जो मुख्य कार्य किए जाते थे, जैसे कुछ निम्न कार्य होते थे, वो सारे शूद्र को करने पड़ते थे। शूद्र की स्थिति ऐसी ही हो गई थी उस समय जैसे कि दास की स्थिति होती है। आप धर्म के क्षेत्र में देखेंगे तो धर्म में लगातार बदलाव हो रहे होंगे। यहाँ पे जो ब्राह्मण धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में नए देवताओं का आगमन होता है। यहाँ पे एक मंदिर जैसी संरचना भी बनने लगती है। नागर शैली में आप मंदिर देखेंगे तो इसके जैसी आपको शुरुआती संरचना देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा अच्छे मंदिर नहीं होते हैं जैसे आपके बाद में मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन शुरुआती मंदिर का एग्जाम्पल मिलेगा। और कई सारे ईश्वरों का दैवीकरण होता है और इसमें देवियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे वज्रयान की शुरुआत हो जाती है। तो कई तरह की ऐसी चीजें शुरू होती हैं जो पहले चीजें नहीं थी। साथ में इसमें वाणिज्य और व्यापार के बारे में अगर हम देखें तो इसमें काफी उन्नति होती है। अगर इस काल की बात करें तो वस्त्र उद्योग इस काल का एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था। वस्त्र उद्योग एक मुख्य उद्योग बनता है। आप देखेंगे मंदसौर अभिलेख में, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मंदसौर अभिलेख में यहाँ पे बुनकर श्रेणी के बारे में एक अभिलेख भी प्राप्त होता है। बुनकर श्रेणी, जिसके बारे में आता है कि बुनकर श्रेणी ने एक मंदिर का निर्माण किया था। तो ये बुनकर श्रेणी और वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है इस काल में। इसके अलावा जो अलॉय मिश्र धातु का उद्योग था, ये भी काफी अच्छा होता है। तो याद रखिएगा, इसमें ये व्यापार, वाणिज्य व्यापार इस काल में बहुत अच्छा चला था। वाणिज्य व्यापार में जो काली मिर्च है और भी मसालों का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसके लिए एक कथन मिलता है कि प्लिनी नामक एक यूनानी या फिर यूरोप का इतिहासकार है, इसने इसके लिए खेद प्रकट किया है कि यूरोप से जो सोना होता है ये तो पूरा भारत चला जाता है,
यूरोप से जो सोना होता है ऐसे भारत जा रहा है जैसे पानी बह रहा हो, सोना चांदी। और भारत से क्या आता है, यहाँ से काली मिर्च और भी जो मसाले होते हैं वो आते हैं, क्योंकि इनका उपयोग होता था मांस को खाने के लिए, मांस को पकाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उपयोग हुआ करता था मसालों का। तो बहुत ज्यादा व्यापार संपन्न हुआ था इस काल में। तो व्यापार के मामले में भारत बहुत आगे निकल चुका था। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्लिनी नामक एक लेखक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने चर्चा की है अपने ग्रंथों में सीधे सीधे। तो ये यूरोप के हुआ करते थे, याद रखिएगा। रोमन, एक्चुअली में रोमन एम्पायर वगैरह था उस समय, तो उससे संबंधित हैं ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें हमें शुरुआती मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, शुरुआती मंदिर। तो इसमें क्या क्या होता है शुरुआती मंदिरों में? इन जो शुरुआती मंदिरों में शामिल हैं, इसमें आपको मिल जाएगा तिगवा का विष्णु मंदिर। इसमें सीधे आपके एग्जाम में लोकेशन पूछता है तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है। तो ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसी तरह पूछता है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तो ये आपका कहाँ पे है? ये सतना मध्य प्रदेश में है। और आपसे पूछता है नचना कुठारा का मंदिर, नचना कुठारा का मंदिर एक्चुअली में देवी को समर्पित है, नचना कुठारा का मंदिर। तो ये आपका पन्ना के आसपास पड़ेगा, पन्ना मध्य प्रदेश में, जहां पन्ना के आपने हीरे सुने होंगे जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये इसमें एक है भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये भीतरगांव का मंदिर कानपुर के पास पड़ता है। और इसमें एक और मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर काफी महत्वपूर्ण है ये। और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप देखेंगे जितने भी इनके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं लगभग सेंट्रल बेल्ट में पड़ते हैं। तो आप इसको ऐसे भी मैस्मराइज कर सकते हैं। ये शुरुआती मंदिर के उदाहरण हैं। मतलब बहुत अच्छा शिखर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ शिखर बनाने की शुरुआत हो गई थी। इसमें जो आप देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर कुछ बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसी में मंदिर के सबसे ज्यादा हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाकी तो फिर भी मंदिर नहीं कहें तो इसको हम जरूर कहेंगे मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। इस काल में आर्ट की बात हो रही है तो चित्रकला की बात कर लेते हैं। इस काल में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता, तो इसमें 29 गुफाएं हैं टोटल। और इसमें से गुफा नंबर 16, 17 और 19 इसको गुप्तकालीन गुफा माना गया है, गुप्तकालीन माना गया है। इसमें आप देखेंगे एक मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, कुछ बौद्ध के चित्र हैं, इसके अलावा में बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र हैं, और भी बहुत सारे इसमें आपको चित्र मिल जाएंगे। इसमें बाघ और बादामी की गुफाओं में भी ये चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं गुप्तकाल संबंधित। तो इसका मतलब है जब आप ये देखेंगे ना मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, तो आप पाएंगे कितनी शानदार पेंटिंग करते थे गुप्तकालीन। आज तक ये पेंटिंग अवेलेबल है, आज तक इसमें गुप्त जो अजंता की गुफाएं यहाँ पे ये पेंटिंग है। तो एक राजकुमारी का पेंट है, बहुत ही सुंदर चित्र है, ये गुप्त काल का माना गया है। तो याद रखिएगा इस काल में बहुत चित्रकला का भी अच्छा उत्कर्ष हुआ। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे अगर हम बात करें साहित्य की, अगर हम साहित्य की बात करें तो इस समय पाटलिपुत्र, हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की, तो पाटलिपुत्र, नालंदा और ऐसे ही कुछ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। आप जानते हैं नालंदा की स्थापना भी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, कुमारगुप्त ने करवाई थी स्थापना। तो ये तो महत्वपूर्ण था ही। ठीक है, तो आइए और कुछ बात करते हैं, गुप्तकाल के अचीवमेंट पर बात करते हैं और लिटरेचर पर बात कर लेते हैं। तो गुप्तकाल का लिटरेचर के मामले बहुत ज़्यादा हैं, पहले ही हम बात कर चुके हैं। इसमें कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे इस काल में। और सबसे ज़्यादा प्रगति किसमें हुई? इसमें गणित के मामले में और ज्योतिष के मामले में इस काल में सबसे ज़्यादा प्रगति देखने को मिली। आप जानते हैं यूनान से आई थी ज्योतिष हमारे देश में, फिर इसके बाद भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इस काल में आप देखेंगे तो आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्टियम नाम का ग्रंथ लिखा इन्होंने। और शून्य की खोज भी की थी आर्यभट्ट जी ने, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। बराह मिहिर जी ने क्या किया? आर्यभट्ट के जो ज्या का सिद्धांत था,
ज्या सिद्धांत था, इसे और ज्यादा शुद्ध किया, इसे और अच्छा बनाया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ब्रह्मगुप्त जी हुए। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? चक्रीय चतुर्भुज, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज, मैथ में पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में पढ़ा होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने में काम किया। शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए। ये भी एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सुश्रुत का नाम भी आता है। हालांकि सुश्रुत जी का एक जन्म का समय के बारे में बहुत सारे अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको गुप्तकाल संबंधित मानते हैं। शल्य चिकित्सा का इनको पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नागार्जुन जी ने रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारी खोजें की। बराहमिहिर जी ने ज्योतिष से संबंधित खोजें की और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ भी लिखे। यहीं पर लिख देते हैं, इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखे। इस काल में और तो और आपको एक तथ्य जब पता चलेगा तो आश्चर्य होगा, शतरंज भी इसी काल में खोजा गया। शतरंज पूरी तरह भारतीय खेल है, आपने पढ़ा होगा। तो ये शतरंज का जो खेल है ना, ये आपका इसी काल में खेला गया और आगे चल के यूरोप में पहुंच गया, अन्य देशों में पहुंच गया शतरंज। तो ये गुप्तकाल की ही देन है। इसको गुप्तकाल का ही माना जाता है। इसको पहले चतुरंग कहा जाता था। याद रखिएगा ये नाम, ये पहले ही प्रश्न बन चुका है बहुत सारे एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। इस काल की एक और बड़ी चीज है, षट दर्शन का विकास हुआ। इस काल में षट दर्शन का विकास हुआ, और ये षट दर्शन कौन था? सांख्य दर्शन था। ये षट दर्शन कौन सा था? ये आपका सांख्य दर्शन था। और इसके अलावा न्याय दर्शन था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि जी थे। कपिल मुनि ये संख्याओं के आधार पर बात करते थे। न्याय दर्शन था, ये गौतम ऋषि हुआ करते थे इसके न्याय दर्शन के प्रतिपादक। इसके आधार पर और योग दर्शन हुआ करता था। योग दर्शन के थे पतंजलि जी थे। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। इसके आधार पर एक और दर्शन है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये आप समझिएगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये क्या है। इसमें जैमिनी जी हुआ करते थे इनके प्रवर्तक, और इसके प्रवर्तक कौन हुआ करते थे? बादरायण। तो ऐसे समझ लीजिए, ये वेद के जो वैदिक धर्म था, इसके कर्मकांड पक्ष पे बल देते थे। वेद के कर्मकांड, वेद में कर्मकांड है हम जानते हैं, और ये उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड पे पक्ष, ज्ञानकांड जो है वेद का, इस पर बल दिया गया है। इसलिए ये दोनों में अंतर है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में ये अंतर आप याद रखिएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि ये थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, ये थोड़ा सा आगे इसलिए निकल पाए क्योंकि इन्होंने ज्ञानकांड पर बल दिया, क्योंकि कर्मकांड में संतुष्ट नहीं हुए थे बादरायण जी। जैमिनी के कर्मकांड से संतुष्ट नहीं हो पाए थे, इसलिए इन्होंने ये दर्शन का दोबारा विकास किया। तो आइए आगे बात करते हैं साइंस और मैथमेटिक्स की। हमने बात की है यहाँ पे गणित, ज्योतिष, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्री चतुर्भुज लाया गया। यहाँ पे आर्यभट्ट का नाम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ग्रंथ भी याद रखिएगा, आर्यभट्टियम ग्रंथ याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इनके सिक्कों के बारे में बात करते हैं। तो इनमें स्वर्ण के सिक्के बहुत ज्यादा इस काल में चले, और चांदी के सिक्के भी चले हैं इस काल में। इस काल में स्वर्ण और चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा चले हैं। गुप्त काल के स्वर्ण के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। दीनार ये 144 ग्राम का होता था, दीनार कहा जाता था स्वर्ण के सिक्कों को। और इसके अलावा चांदी के सिक्कों में भी लेन देन किया जाता था। ये शकों के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी कुछ चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा यहाँ पे कोणियों से प्रचलन होता था। फाहियान ने अपने वृतांतों में लिखा है कि गुप्त काल में लोग कोणियों से लेन देन करते थे, व्यापार करते थे। तो कोणियां भी यहाँ पे चलती थी, ठीक है। और गुप्तकालीन जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए बयाना में प्राप्त हुए हैं राजस्थान के, यहाँ पे पूरा एक ढेर प्राप्त हुआ है। तो हमें काफी अच्छी जानकारी मिलती है गुप्त काल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं गुप्त काल एक बहुत पीक पे आया, लेकिन इसके उत्तराधिकारी उतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पाए, और आखिर में गुप्त एम्पायर भी डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी केंद्रीकरण शासन हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे परेशानी बढ़ती गई तो आखिरकार जो गुप्त काल था इसका डिक्लाइन शुरू हुआ। इसके अलावा
जो हूण हुआ करते थे, इनका आक्रमण लगातार चलता रहा और इसको सभी शासक रोक नहीं पाए। इसमें हूण में आप देखेंगे एक तोड़मार नाम का हूण हुआ करता था, इसका वंशज मेहरकुल था। ये काफी प्रतापी शासक हुए थे, काफी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। अगर आप तोड़मार का नाम देखना चाहें तो इसका नाम आपको एरण अभिलेख में मिल जाएगा। एरण अभिलेख में एक शूकर की मूर्ति है, इस शूकर की मूर्ति में तोड़मार का नाम लिखा हुआ है और इसी एरण में ही आपको सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भी मिलेगा। ये बुराइयों की बात कर रहे हैं समाज में, इसमें आपको मिलेगा सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलेगा। भानुगुप्त नामक एक सामंत अधिकारी हुआ करता था, इसकी मृत्यु के बाद इसकी स्त्री ने वहां पे सती हो गई थी। ये तो पहला अभिलेख मिलता है सती प्रथा का, भानुगुप्त अभिलेख। ये सती प्रथा का साक्ष्य एरण में। ये एरण कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश सागर के पास है, सागर के पास मध्य प्रदेश में। तो ये उस काल की कुछ सच्चाइयां थी। सती प्रथा जैसी प्रथाएं शुरू हुई थी तो कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति तो बहुत ज्यादा कमतर हुई थी। तो ये 575 के आसपास गुप्त साम्राज्य का पूरा डिक्लाइन हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे उत्तर गुप्त काल में कि कौन कौन से राज्य आए और क्या क्या हुआ। ये देख रहे हैं आप, हूण और अन्य जनजातियों का सबसे बड़ा योगदान था गुप्त काल के समाप्त होने में। तो चलिए आगे बात करते हैं हम उत्तर गुप्त काल की अगले अपने इस लेक्चर में। उत्तर गुप्त काल की हम बात करेंगे, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई।